हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। हम जो है इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज का रुक्मिणी का है और पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चन कर लिया था और 40 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता होगा कि इम्पोर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। बार बार जो पूछा जाता है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हैं इसमें। और हम 80 नंबर क्वेश्चन भी कर लिए थे। 80 नंबर में आपको याद होगा, शुरू कर रहे हैं। तो 80 नंबर में कह रहा है कि सबसे जो है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? तो सबसे पहले घटना होती है ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम एंग्लो सिख युद्ध होता है 1845-46 में। तो होता है संथाल विद्रोह, ये होता है 1855-56 में। और तब होता है लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार 1877 में। और तब होता है इल्बर्ट बिल विवाद 1884 में। ये याद रखना है, 1884, 1845-46 और 1855-56 और 1877, 1877। ठीक है, चलिए यहाँ पर कौन पहले आएगा ये हमने बता दिया। यहाँ पर कुछ और बातें हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन लाहौर की संधि और भैरववाल का संधि से हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848-49 में शुरू हो गया था और 29 मार्च 1849 को, ठीक है, 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय कर लिया। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को हुआ था और इल्बर्ट विवाद के कारण ही लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र दे दिया। अब अगला क्वेश्चन बिहार 81 नंबर है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये पावापुरी में है। पावापुरी में जल मंदिर अवस्थित है और पावापुरी में जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। महावीर का निर्माण भी जो है पावापुरी में हुआ था और महावीर का निर्माण मतलब मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था और जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर जो थे, महावीर जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर थे। अब 82 नंबर देखिएगा, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो ये अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसको अब जानते हैं। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद जो है 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नाम जो है भारत के वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पर रख दिया, नाम जो है रखा गया। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ पर जो है प्रेक्षपात्र कार्यक्रम होता है, मतलब कि यहाँ पर जो है परीक्षण केंद्र है और यहाँ पर जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत का सैटेलाइट छोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? देखिए, सक्षम है आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ाना, रुपये का अवमूल्यन, आयातों पर अधिक कर लगाना, निर्यात पर अधिक कर नहीं लगाइएगा। निर्यात पर जो है आप जो सामान भेज रहे हैं उसी पर अगर जो है विदेश भेज रहे हैं और इस पर नया कर आप ही खुद लगाइएगा तो क्या होगा? सामान महंगा हो जाएगा। यहीं पर महंगा तो वहाँ पर तो और महंगा होगा, सामान कौन खरीदेगा तब? देखिए, आयात पर जो है आप लगाइए, आयात पर कर लगाइए लेकिन निर्यात पे नहीं। देखिए, निर्यात पर कर लगाने से क्या होगा? भुगतान संतुलन की स्थिति खराब होगी और व्यापक घाटा असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। कौन थे? गोविंद महादेव गोविंद रानाडे गोखले के गुरुजी थे। और ये गुरुजी कहाँ के थे? तो ये महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में इनको सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है और इन्हें पश्चिमी भारत के नव जागरण के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। अग्रदूत, यहाँ पर 3-4 पॉइंट याद रखना। पहला, गोखले के जो हैं कौन? तो गोविंद रानाडे गुरुजी थे। महादेव गोविंद रानाडे, ऐसे याद रख सकते हैं कि गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे और जिसे
पश्चिमी भारत के नव जागरण के अग्रदूत कहा गया। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी राजनीतिक गुरु कौन हुए? महात्मा गांधी हुए। और यहाँ पर अब देखिएगा B.R. अम्बेडकर जो है भीमराव अम्बेडकर 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 3-4 पॉइंट जो है अम्बेडकर के बारे में। बहिष्कृत हितकारिणी जो है सभा की स्थापना करने वाले कौन? तो अम्बेडकर। कब? तो 1924 में। अम्बेडकर संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है। अम्बेडकर को क्या कहते हैं? संविधान सभा का जनक, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अम्बेडकर थे। और संविधान सभा का जो है संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो अम्बेडकर को कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? अम्बेडकर। कब जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं? 1924 में। कौन करते हैं? भीमराव अम्बेडकर करते हैं। दूसरा देखिएगा। और यहाँ पर जो है चित्तरंजन दास जो है मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर फरवरी 1927 में इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना की। कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई? इलाहाबाद के आनंद भवन। कब हुई? फरवरी 1927 में। कौन कौन ने किया? तो चित्तरंजन दास या C.R. दास के नाम से भी जानते हैं। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा फरवरी 1927 में किया गया। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इतने सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हुए होंगे ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी क्वेश्चन में। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 85 नंबर, हुमायूंनामा की रचना किसने की? ये गुलबदन बेगम था। ये गुलबदन बेगम थी जो हुमायूं की जो है सौतेली बहन थी। इनके द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई थी। अबुल फजल जो था वो नवरत्न जो अकबर का था उसमें एक अबुल फजल था जिसने अकबरनामा की रचना की। और हुमायूं का अर्थ क्या होता है? तो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, लेकिन सबसे बदनसीब कहा जाने वाला बादशाह हुमायूं ही था। और हुमायूं ज्योतिष विद्या में भी अपना मतलब पूरा उसका विश्वास था। और हुमायूं कहता है कि हुमायूं किस लड़ाई के बाद जो है पुनः मुगल का स्थापना करता है? तो यह जो है हुमायूं फारस के शाह तहमास्प के सहयोग से पुनः सरहिंद एवं मच्छीवाड़ा के युद्ध में मई जून 1555 ईस्वी में पुनः सत्ता पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा 1555। कौन सा युद्ध? सरहिंद एवं मच्छीवाड़ा। ये किसके साथ जो है सहयोग से लड़ा? तो फारस के शाह तहमास्प के सहयोग से। मच्छीवाड़ा सरहिंद का युद्ध, ये आपको याद रखना है। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी सौतेली। 86 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1664 ईस्वी में ये गठित होता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के अर्थमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में किया गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना भारत में सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो 1668 ईस्वी में सूरत में। दूसरा कारखाना यह 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला गया। पहला सूरत 68 में 1668, दूसरा मसूलीपट्टनम 1669 में। याद रखना है। कोलबर्ट को याद रखना है, 1664 को याद रखना है, 14 में लुई को याद रखना, लुई 14 में को याद रखना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, आप इतना पॉइंट याद रखिएगा इसमें। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? तो 1502 में आया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1502 में आता है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यह अप्रैल 1609 में जेम्स प्रथम के दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। जेम्स प्रथम के दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आने वाला यही था। ये याद रखना है। बार बार क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ते हैं आपके लिए कि 1609 ईस्वी में हॉकिंस
कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में 1609 में जेम्स प्रथम के दूत बनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का यह सबसे पहला व्यक्ति था जो जहांगीर के दरबार में आया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? तो 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आया और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आया और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में भारत आया। डेनिश कब आया? 1616 में। स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 31 दिसंबर 1600 को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है और रानी एलिजाबेथ प्रथम के रानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर यहाँ पर एकाधिकार प्राप्त करता है और पूर्वी व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया जाता है 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए पूर्वी एकाधिकार प्राप्त किया जाता है कि सिर्फ यही अब यहाँ पर व्यापार करेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि लड़ाई बहुत कुछ होता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन आपको मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। यह आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है इसको। तो 483 ईस्वी में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध सबसे अधिक उपदेश और निवास श्रीबस्ती में किया था। सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिए और रहे भी श्रीबस्ती में ही। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का कारण क्या होता है? इच्छा है, तृष्णा है। गौतम बुद्ध के प्रमुख संप्रदाय कौन है? हीनयान और महायान हैं। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। गौतम बुद्ध के ये त्रिपिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। गौतम बुद्ध धर्म का यह गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य तथा निवास स्थल को मठ या विहार कहते हैं। पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। निवास स्थल को क्या कहते हैं? मठ या विहार कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 अंग हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के कितने अंग? 3, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरे की उत्पत्ति होना। मतलब कि बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का अर्थ क्या होता है? तो एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरे की उत्पत्ति होना। एक प्राप्त कर लिया तो फिर दूसरा चाहिए, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध के बारे में जो व्याख्या था हमने पढ़ा। अगला देखेंगे, नमक सत्याग्रह कब शुरू होता है? तो ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं, बार बार पूछा जाता है। कब शुरू होता है? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा यह शुरू किया गया। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ नवसारी जिला के डांडी तटीय गांव की यात्रा की। कहाँ? तो नवसारी जिला का था डांडी तटिया गांव का इलाका, वहां तक यात्रा 12 मार्च से यह शुरू कर देते हैं और 6 अप्रैल तक शुरू होता है। और यहीं से शुरू होता है, 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह शुरू होता है। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ देते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 नमक बनाकर तोड़ा जाता है, नमक कानून को तोड़ के। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घरसाना
की सत्याग्रही की प्रशंसा अमेरिका के पत्रकार बेब मिलर ने किया है। घरसाना की सत्याग्रही की जो है प्रशंसा अमेरिका के पत्रकार बेब मिलर ने भी किया है। और इस आंदोलन में महिला की भागीदारी काफ़ी सक्रिय थी, महत्वपूर्ण थी। और जो है इस आंदोलन में व्यापारी पूंजीपति वर्ग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़कर शुरू किया गया था, लेकिन आगे चलकर भू राजस्व कर और वन कर नहीं देने का फैसला भी इसमें जोड़ दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ये तो शुरू किया गया था नमक कानून को तोड़कर, सविनय अवज्ञा, लेकिन कौन और कुछ जो है जोड़ा गया, वो क्या था? तो वो था भू राजस्व और वन कर नहीं देंगे, इसका भी इसमें जोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 से 34 तक के मध्य प्रभावशाली रहा। एक बार जो है बंद भी होता है, फिर से शुरू हो जाता है। देखिए, एक बात याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की जो है प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू तथा इमाम साहब ने साथ दिया था। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन सी राजगोपालाचारी ने किया था। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ये थे। इनकी जो है आप नाम रखेंगे याद, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इनका पूछा जाता है। डेरोजियो ने अपने संस्थान और पत्र पत्रिका यादी के द्वारा जनता में राष्ट्रीयता का संचार किया था। और डिबेटिंग क्लब, नॉलेज एकेडमी और सबसे बढ़कर जो है यंग बंगाल आंदोलन की महान यंग बंगाल आंदोलन उनकी महान देन है। केवल 22 वर्ष की उम्र में दिसंबर 1831 को इनकी मृत्यु हो गई। वे एक टीचर के रूप में कार्य करते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ये राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, तब जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की जो है स्थापना की। किसमें? तो कब की? तो 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। यंग बंग आंदोलन की शुरुआत, यंग बंगाल मतलब बंग मतलब बंगाल, यंग बंग आंदोलन की शुरुआत विलक्षण प्रतिभा के धनी हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया। 1809 ईस्वी में जन्मे डेरोजियो 1826 ईस्वी में एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए। यहाँ आकर कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इंग्लिश और इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा डेरोजियो को कहा गया कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत हैं और हमारी जाति के पिता हैं। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। डेरोजियो को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने यंग बंग आंदोलन के बारे में पढ़ा और जाना। अब आगे चलेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर 1909 हो जाएगा उत्तर। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया और भारतीय परिषद एक्ट, इसको भारतीय परिषद एक्ट 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। किसको कहा गया? तो भारतीय परिषद एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। मार्ले उस समय क्या थे? मार्ले उस समय भारत सचिव और मिंटो भारत के गवर्नर थे, इसीलिए ये कहा गया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा गया? क्योंकि मार्ले उस समय क्या थे? भारत के सचिव थे, मिंटो भारत के गवर्नर थे 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी के एक्ट जो है 1909 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का बीज रोपण हो गया था। सांप्रदायिकता का बीज रोपण किससे हो गया? तो 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। यही कारण है कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल जो है कर भारत विभाजन का बीज रोपण हुआ। वास्तविक रूप से कब होता है यहाँ पर भारत विभाजन का बीज रोपण? तो यही है 1909। कारण यह है कि हिंदू और मुस्लिम के लिए जो है अलग अलग निर्वाचन मंडल
कर दिया गया और भारत विभाजन का बीज रोपण यहाँ पर शुरू हो गया। और देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, ये तो जानते ही हैं कि हिंदू और मुस्लिम। और 1909 के एक्ट द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एसपी सिन्हा 1909 के एक्ट द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एसपी सिन्हा के नाम से जानते हैं इनको जानते हैं कि प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाए गए। 1909 के एक्ट द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है इसलिए 2-3 बार हम बोल रहे हैं कि 1909 के एक्ट द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एसपी सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाए गए। एसपी सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एसपी सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया था। चलिए ये हो गया। अब 91 नंबर देखिएगा। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो होता है वो ज्ञात्रिक जो है गोत्र में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और महावीर सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे। कैवल्य जैन धर्म का परम ज्ञान है। कैवल्य क्या है? जैन धर्म का परम ज्ञान है। ये सारे क्वेश्चन जो है ऐसे एक एक नंबर करके पूछ लेता है, जो हम बोल रहे हैं वो सारे, ठीक है। और यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर है कि संलेखन क्रिया मतलब कि संथारा का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। संलेखन क्रिया का अर्थ क्या होता है? तो काया क्लेश द्वारा निराहार रहकर समाधि प्राप्त, मतलब एक प्रकार से आत्महत्या करना। आप समाधि ले लेते हैं मतलब कि कुछ भी खाना पीना जो है सब कुछ खत्म, काया क्लेश द्वारा निराहार रहकर जो है कुछ भी खाना पीना नहीं खाएंगे और इससे जो है समाधि प्राप्त, संलेखन क्रिया इसी को कहते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रकार का इसको आत्महत्या भी कहा गया है, करना है। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 22 और से लेकर 298 ईस्वी पूर्व ने भी जैन धर्म अपना लिया था। किसने जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनाया गया था। इन्होंने संलेखन विधि के द्वारा श्रवणबेल गोला के चंद्रगिरी के चंद्रवस्ती में रहकर मोक्ष पाया। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि के द्वारा ही श्रवणबेल गोला के चंद्रगिरी के चंद्रवस्ती में रहकर मोक्ष पाया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अब देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन। किधर है जी? इधर है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो ये हटाया गया 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1978 में हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया है। छठी मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। छठी मौलिक अधिकार क्या था? संपत्ति के अधिकार से संबंधित। 93 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का अध्यक्ष कौन था? ये संघ संविधान समिति जैसे ही आए तो जवाहरलाल नेहरू के पास जाइए। जवाहरलाल नेहरू ये जो हैं इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समिति एवं उप समिति का गठन किया जिसमें ये शामिल थे। देखेंगे तो 1-2 हम बातें यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। हम बोलने वाले हैं 1-2 बातें। देखिएगा
कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? BAR अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? JV कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति कौन? तो JV कृपलानी। उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दो बार, एक बार हम और बोलेंगे, दो बार बोलने वाले थे, एक बार और हम बोलेंगे, सुनिएगा। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। झंडा समिति JV कृपलानी अध्यक्ष। और जो है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी। उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद हो गया होगा। चलिए आगे चलेंगे कि झंडा समिति के तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? झंडा समिति के तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। चलिए अल्लादी ये जो हैं, ये इनका भी हो गया, इनका भी हो गया, इनका भी हो गया, सभी का सभी हमने पढ़ लिया। अब देखिएगा 94 नंबर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है एक ही जो है भारत एक जो है संसदात्मक प्रजातंत्र है, संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही सही है और सभी के सभी गलत हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत क्या है? एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है और संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ब्रिटेन से प्रभावित होकर अपनाया गया है। किससे अपनाया गया? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली का जनक कौन है? तो ब्रिटेन है। और संसदीय प्रणाली सामूहिकता पर बल देता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आधुनिक काल में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। आधुनिक काल में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से? अमेरिका से होता है। चलिए अब जो है 95 नंबर, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो ये जो है 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आपातकाल का अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। संविधान जो है भारतीय संविधान के भाग 18 है, एक्स भी रोमन लिपि में 18 के अनुच्छेद 352 से 60 के मध्य आपातकाल का उल्लेख है। और जो है संविधान में 3 प्रारूप के आपातकाल उल्लेख हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तीसरा है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। 3 हुए राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद है और राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 होगा और वित्तीय आपातकाल जो होगा तृतीय, ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होगा। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन करना अनिवार्य है। और भारत में अब तक 3 बार आपातकाल जो है काल लागू किया गया। भारत में 3 बार जो है आपातकाल लागू किया गया। कब कब? तो 1967 में, 1971 में और 1975 में। 3 बार, 67, 71, 75, 1900। चलिए अगला क्वेश्चन 96 देखिएगा, इसमें आपको मिलान करना है। देखिए लिखा गया है कि कौन होगा, किसको देखेंगे। 124 किसका हो जाएगा? संघीय न्यायपालिका। 124 संघीय न्यायपालिका। 05 किसका हो जाएगा? नागरिकता जो है 05। और अनुच्छेद हम बताएंगे किसके बाद
जो है किसका किसका होगा इसका। और 352 क्या हो जाएगा, 352 हो जाएगा आकस्मिक प्रावधान, और 245 जो हो जाएगा वो हो जाएगा विधायी शक्तियों का वितरण। ये जो है ऑप्शन में कुछ में है तो ये डी में है, डी में ये मिलेगा। 3, 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, चलिए अब एक एक अनुच्छेद को हम देखते हैं, एक एक अनुच्छेद का विवरण क्या क्या है। तो अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे एवं न्यायाधीश बनने की योग्यता जो है का यादी का उल्लेख इसमें 124 में है। और अनुच्छेद 5 के अंतर्गत माँ एवं पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो यदि वह संविधान के प्रारंभ पर भारत में रह रहा है, संविधान जब हुआ था शुरू उसमें जो है भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक स्वीकार किया गया। और अनुच्छेद 352 जो है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति विदेशी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है 352 में। और इस दौरान अनुच्छेद 20 एवं 20 और 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर 352 में। और 352 को हमने पढ़ लिया। 245 देखिए, 245 अनुच्छेद के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य अथवा किसी एक भाग के लिए विधि निर्माण कर सकता है 245 में। ठीक है, तो चलिए ये सारे के सारे हो गए समाप्त। अब 97 देखिएगा, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्तर पर है। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्तर पर है, वो है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्तर पर है। और कन्याकुमारी भारत का दक्षिण भाग का अंतिम छोर है। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने तपस्या किया था। कन्याकुमारी में अम्मन मंदिर, थानु मलायन मंदिर और तिरुवल्लुवर की मूर्ति और विवेकानंद रॉक मेमोरियल आदि महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। इंदिरा पॉइंट जो निकोबार में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट क्या है, ये दक्षिणतम बिंदु है और निकोबार में है। और इंदिरा पॉइंट को पूर्व में जो है पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से कहाँ जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट को पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये 3 समुद्रों में आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी पूर्व में, हिंद महासागर दक्षिण में और अरब सागर पश्चिम में है। ऐसे करके है ना, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया और ये जो है दक्षिण हिंद महासागर हो गया, ये अरब सागर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। जो एक बार जला दिए खत्म हो गया वो नहीं होगा और सभी के सभी इसमें होंगे, ये नहीं है। कोयला जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। सौर ऊर्जा हो जाएगा, वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है। चलिए 1-2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। कौन छोड़ा जी, 98। पहले 98 को करेंगे। 98 देखिएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं। अजंता और एलोरा की जो हैं गुफाएं कहाँ पर है, तो ये तो आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अवस्थित है, औरंगाबाद में। और अजंता में जो है कुल 29 गुफाएं में से वर्तमान में 6 ही शेष बचे हैं। और औरंगाबाद का नाम भी अब जो है आपको पता होगा कि चेंज हो गया है। याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि औरंगाबाद का नाम क्या है। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है पूछ भी लेगा कि औरंगाबाद का नया नाम क्या है, तो संभाजी नगर है।
चलिए, और यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं तो हाँ है। तो गुफा में जो है कितने अभी बचे हैं? अजंता की कुल 29 गुफाओं में से अभी वर्तमान में 6 ही शेष बचे हैं, और गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। क्या है? गुफा संख्या 16 और जो 17 है वो गुप्तकालीन है। और गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्रण प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसमें माता शिशु का चित्रण अत्यंत सजीव लगता है। महायान शाखा से संबंधित अजंता की गुफाएं हैं, और एरोला की गुफा को राष्ट्रकूट द्वारा और ख्याति हासिल हुई। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म का समावेश है। एरोला की गुफाएं जो हैं बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों का समावेश है। एरोला में कितना है? 34 गुफाएं हैं। बौद्ध के 1 से 12 है, हिंदू के 1 से 12 बौद्ध का है, हिंदू का 13 से 29 है, और जैन का 30 से 34 गुफाएं इस प्रकार से बटा हुआ है। और एलिफेंटा की गुफा भी महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा की भी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। इतने सारे इसमें पॉइंट थे। अगला जो है अनवीकरणीय में हो जाएगा। नवीकरणीय कौन नहीं है? तो अनवीकरणीय होगा, वो कोयला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? वो कोयला है। देखिए, कोयला क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। भारत में कोयला मुख्यतः गोंडवाना युग 98% के हैं, और भारत में ऊर्जा का अधिकतम भाग 63% लगभग जो है तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। पारस्परिक ऊर्जा के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण कोयला से प्राप्त तापीय ऊर्जा है, और एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ था। एनटीपीसी की स्थापना, और जो है भारत में कुल ऊर्जा का लगभग 22% पन बिजली से प्राप्त होती है। वायु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का विश्व में चौथा। यहाँ पर याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने 2020 तक 2% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण योजना 1969 से संचालित हो रही है, जिसे अब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? 100 नंबर है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो ये जो है 180 डिग्री देशांतर 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व पार करेंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा। 180 डिग्री अंश देशांतर को पश्चिम से पूर्व को पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है। 180 डिग्री अंश देशांतर रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारित रेखा भी कहा जाता है। एक देशांतर के मध्य अंतर से 4 मिनट का अंतर होता है, ये तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा भी है। और संपूर्ण पृथ्वी को एक वृत्त मानकर 360 डिग्री अक्षांश में बांटा गया है। भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश पर विभाजित, ये देख रहे हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, किया जाता है। भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। भूमध्य रेखा पर जो है वर्षा अधिक होता है। सूर्य का प्रकाश भी सीधा पड़ता है, सीधा आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपनी धुरी पर 10 घंटे मतलब सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में करता है। चक्कर तो अपनी धुरी पर 10 घंटा में लगा लेता है, लेकिन परिक्रमा जो है 12 वर्ष करता है, लगा देता है सूर्य की परिक्रमा करने में। और गयानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसमें जो है गयानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। गयानीमीड का रंग कैसा है? पीला है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की तरह और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए, इतने सारे पॉइंट थे इसमें। अब 19 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी तो करेंगे ही।
चलिए 102 है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ये तो पश्चिम भाग है ना, ये पश्चिमी जो है घाट होता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी आप जानते हैं। पश्चिमी घाट को हम कहते हैं, और पाल घाट जो है, पाल घाट घोष पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पाल घाट क्या है? पाल घाट गौस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, और इसी मिलान स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है, चारनोकाइट पठार से बना है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, और पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्सा में सौराष्ट्र प्रदेश है। पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्सा में कौन? सौराष्ट्र प्रदेश है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई 1646 मीटर है, और सह्याद्री पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। एक जो है उत्तरी भाग को सौराष्ट्र कहते हैं, और पूर्वी भाग को विदर्भ के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला का विस्तार ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है, अर्थात पर्वतमाला दमन से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसे सह्याद्री कहा जाता है। यह पर्वतमाला जो है 1600 किलोमीटर लंबा है, और इस पर्वतमाला में ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान की बहुलता पाई जाती है। चलिए ये हो गया। अब 103 देखिएगा। चारागाह को पंपास कहा जाता है। चारागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ पे? तो चारागाह को पंपास दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। पंपास क्या है? पंपास अर्जेंटीना में घास भूमि को कहते हैं। अर्जेंटीना में घास भूमि जो है को पंपास कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। पंपोज जो है ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास मैदान को कहते हैं। पंपोज ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास मैदान को कहते हैं। लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोज क्या है? तो लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बांस घास का कुल का पौधा है। बांस क्या है? घास कुल का एक पौधा है। देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन के विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1995 में होती है, 1 जनवरी 1995 को। गैट की स्थापना अक्टूबर 1947 को होती है, और 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हो जाता है। गैट का स्थान किसने ले लिया है? तो WTO ने ले लिया है। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और यह जो है इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, और यह जो है सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मामलों में संस्था है। चलिए आगे देखेंगे 105 नंबर। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है वह कहाँ पर प्रारंभ होता है? ये होता है आपको इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता को अधिकार के बारे में सजग करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2019 में किया गया। भारत में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए 3 स्तरों पर आयोग बनाया गया। पहला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दूसरा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तीसरा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक है। चलिए 106 अब देखिएगा। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले कहाँ पर होती है? तो सबसे पहले होती है अमेरिका में। सर्वप्रथम अमेरिका में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई, और उत्पादन उपभोक्ता केंद्रीय होता है। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि जो विज्ञापन में बताया जाता है उस सामान के या जो है सेवा का उसी प्रकार उपयोग किया जा सके, इसकी गारंटी मिले। अमेरिका में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा 1965 में किया गया। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होगा? तो प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, सभी से होता है। यहाँ पर तीनों हो जाएंगे। साधारणतः जो है आपको तीनों याद रखने हैं।
देखिए, साधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। साधन क्या होते हैं? दो प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है कृत्रिम संसाधन। ठीक है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है उपलब्ध संसाधनों का न्यूनतम दोहन कर अधिकतम मानव का कल्याण करना होता है और मानवीय संसाधनों के द्वारा किसी वस्तुओं की उपयोगिता में परिवर्तन लाया जाता है। अगला क्वेश्चन 108 आप देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? कौन जो है एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? इनमें से आपको खोजना है तो बी नंबर जो है वो है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ये आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। ठीक है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि आर्थिक वृद्धि का परिचायक होता है। वास्तविक आय में वृद्धि अस्थायी हो तो आर्थिक विकास को मजबूती मिलती है और अधिक स्ववृद्धि के लंबी अवधि में सामाजिक आर्थिक आदि परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। और लिखा गया है कि अगला क्वेश्चन, अब जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ नहीं लिखा है। 109 नंबर देखिएगा कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? अर्थव्यवस्थाओं के 3 मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, देखेंगे कौन कौन से हैं। तो 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन एवं खनन आता है। द्वितीयक में आता है उद्योग धंधा, विनिर्माण क्षेत्र। और तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र, बीमा, बैंकिंग इत्यादि। अर्थव्यवस्थाओं के 3 प्रकार, 3 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 प्रकार, प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन। द्वितीयक में उद्योग धंधे, विनिर्माण क्षेत्र। तृतीयक में सेवा क्षेत्र, बीमा, बैंकिंग। ये सारे याद रखने 2-3 बार, इसीलिए हम बोल भी रहे हैं। और विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। इसमें सेवा क्षेत्र तृतीयक में आता है। भारत एक विकासशील देश है। भारत में तृतीयक क्षेत्र का योगदान अभी क्या है? सर्वाधिक है। प्रथम कहेगा योजना आयोग था, उसमें सबसे ज्यादा किसका था? तो कृषि का था, जो प्राथमिक था। भारत में जो है वर्तमान में देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र का प्रयोग होने लगा है, जो ज्ञान आधारित क्षेत्र है, जिसमें आपको सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, अनुसंधान, विकास आदि शामिल हैं। चतुर्थ में कौन है? तो सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, अनुसंधान, विकास, ये सारे आते हैं, वर्तमान में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अवरक, जिसको मिका कहते हैं, किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अवरक जो है कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा रूप से? तो झारखंड में। झारखंड में जो है राज्य में बहुतायत रूप से अवरक पाया जाता है। भारत में अवरक झारखंड के कोडरमा में सबसे अधिक पाया जाता है। अवरक विश्व का लगभग 60% भाग जो है 60% भारत उत्पादन करता है। अवरक का कितना? विश्व का 60% भारत ही उत्पादन करता है। अवरक रंग, सजावट दवा आदि में उपयोग किया जाता है। अवरक चमकीला पदार्थ होता है जो परतदार होता है। भारत में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? कौन है? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? वो तो विंध्य पर्वत है। कौन है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है पृथक करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है आपको याद रखना है कि विंध्य पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य भारत में पड़ता है और विंध्य पर्वत पार कर दक्षिण भारत जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो आर्य सभ्यता एवं सांस्कृतिक को फैलाया वे अगस्त मुनि को माना जाता है। अगस्त मुनि ही जो थे यह विंध्य पर्वत पार कर दक्षिण भारत जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आर्य सभ्यता एवं संस्कृति को फैलाने वाले अगस्त मुनि ही थे। पल्लव वंश के काल में आर्य सभ्यता दक्षिण भारत में पुण्यतः आत्मसात किया और हिमालय बलित पर्वत है। इसे मोरदार एवं नवीन पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय को बलित पर्वत है, क्वेश्चन पूछ भी लेता है हिमालय कैसा पर्वत? बलित।
अगला है कि 112 सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? सर्वोच्च संप्रभुता जो है राज्य यानी कि जनता के अनिवार्य लक्षण है, राज्य हो जाएगा। देखिएगा कि सर्वोच्च संप्रभुता भारत की जनता में निहित होता है और संविधान की सर्वोच्चता भारत में जनता द्वारा प्रदान किया गया है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता दी गई है और भारत में संसद सरकार संविधान के अधीन गठित किए जाते हैं। समाज राज्य का एक अंग होता है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने क्या कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, जनक माने जाते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। अगला देखेंगे 113 नंबर कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि सांसद डैश अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान ना कर दे। ये जो होगा 1 मास जो होगा, इसमें याद रखना है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद 1 मास की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान ना कर दे। भारत के संविधान जो है भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, हमने ऊपर भी पढ़ा था। राष्ट्रपति शासन राज्यों के यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के अधीन। वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद के अधीन होता है और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन लागू किया जाता है। और वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है, नहीं हुआ है। आप जानते हैं कितना अनुच्छेद है? 360 है। वित्तीय आपातकाल 360 और संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया तो राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रीय आपातकाल 352। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक जो है 3 बार लागू किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल कितना अनुच्छेद? 352 और 3 बार लागू, ठीक है। 2 बार विदेशी आक्रमण के कारण और 1 बार आंतरिक अशांति के कारण। 2 बार विदेशी आक्रमण, 1 बार आंतरिक अशांति के कारण। अनुच्छेद 352 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल विदेशी आक्रमण जो है युद्ध और आंतरिक अशांति के कारण के आधार पर लागू किया जा सकता था, लेकिन जनता दल सरकार ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। अब विदेशी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 1978। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया गया। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक पहला आपातकाल। दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक दूसरा आपातकाल। तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक तीसरा आपातकाल। प्रथम 2 बार विदेशी आक्रमण के कारण हुआ, एक चीन और एक पाकिस्तान। तीसरा आपातकाल जो है आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था और आपातकाल की जो है उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुमोदन के बाद आपात जो है 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह के बाद जो है पुनः 6 माह के बाद भी लागू रखने के लिए इसका पुनः अनुमोदन करना आवश्यक होता है। इतने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिले, क्वेश्चन भी और आंसर भी। 114 देखिएगा, मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीरमन कप 2023 का खिताब जीता? तो ये जो है जीता है मई में दक्षिण कोरिया को हराकर। चीन ने दक्षिण कोरिया को हरा दिया और प्रतिष्ठित जो है टूर्नामेंट सुदीरमन कप
2023 जीत लिया। 14 से 21 मई तक जो है सुदीरमन कप टूर्नामेंट का आयोजन सुझोऊ चीन में हुआ और चीन ने 13वीं बार यह जो है कप जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन की 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये खिताब जो है जीतने वाला चेन्नई सुपर किंग्स, यह जो है 5वीं बार गुजरात जो है टाइटल्स को हराकर ये जीता है और इससे पहले 15वीं बार जो है गुजरात ने जीता था। इस बार जो है किसने जीत लिया? तो इस बार जो है चेन्नई ने जीत लिया है। ठीक है, 16वां, और यह चेन्नई का 5वां खिताब था। एक देखिएगा 116 नंबर क्वेश्चन कि मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया? तो ये जो है कामी रीता शेरपा के द्वारा यह फतह किया गया था। 17 मई को बुधवार का दिन था और यह जो है 27वीं बार ऊपर चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पर। ये याद रखना, रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड है। ठीक है, कामी रीता शेरपा का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यह विश्व रिकॉर्ड बनाइए। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन सिर्फ अब बचे हैं। एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 117। मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये जो हैं कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो है बने हैं त्रिपुरा टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। ये भारतीय कप्तान भी रहे हैं और BCCI के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। अब 118 क्वेश्चन देखिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं लिखे हैं? तो ये लिखे हैं नारायण बाधुल के द्वारा ये लिखा गया किताब है। ठीक है, और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेटर कार्य मंत्री निर्मला वित्त मंत्री ने किया। सीतारमन ने इसका विमोचन किया। अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, उसको कर लेते हैं 19 और 20। देखिएगा 19 और 20 नंबर क्वेश्चन को लिखा गया है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन हैं? मतलब पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन थे कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में? तो ये विजेता थे आपको जस्टिन ट्रायल जो थे यह कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक जस्टिन ट्रायल हैं और कांस फिल्म 2023 कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन अन हंग को घोषित किया गया और जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुशो को घोषित किया गया। और अंतिम क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन आपका 120 है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब बनाया गया? तो ये बनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस 2023 मनाया गया और 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। और तंबाकू जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या थी? हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। इसके साथ ही यह आपका होता है चैप्टर MCQ कहिए, सीरीज कहिए, टेस्ट सीरीज का पहला जो है वॉल्यूम का पहला ये और दूसरा पार्ट, पहला का दूसरा पार्ट, टेस्ट सीरीज का पहला और इसका दूसरा पार्ट 40 में पहले पार्ट में किए, 40 में दूसरे पार्ट में किए। तो इस प्रकार से समाप्त होता है 120 क्वेश्चन टोटल के टोटल। बहुत ही लाजवाब सब सारे के सारे क्वेश्चन थे। हमने पूरा डिस्कस के साथ किया, जो भी पॉइंट था सबको हमने पढ़ा। ठीक है, बहुत सारे अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको सारे के सारे रिकॉल होते गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले जो है सेट को करेंगे, टेस्ट सीरीज जो होगा वो दूसरा होगा।
चलिए मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।